बिहार के पटना में पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच रविवार को शुरू हुआ गैंग वॉर आज भी जारी रहा। रविवार को दबंगों ने 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिससे गुस्साए दूसरे पक्ष के लोगों ने सुबह होते ही आरोपी उमेश राय और उसके रिश्तेदारों के यहां धावा बोल दिया। उग्र लोग उमेश राय के घर और कम्युनिटी हॉल पहुंचे और आग लगा दी। गुस्साई भीड़ ने गोलीबारी के आरोपी उमेश राय की फैक्ट्री को भी नहीं छोड़ा और उसे भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद फैक्ट्री धू-धू कर जलती दिखाई दी। गुस्साए लोगों ने घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियों में भी तोड़ उन्हें आग के हवाले कर दिया। पटना के जेठूली इलाके में रविवार को ट्रैक्टर और कार खड़ा करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों को गोली लग गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पार्किंग को लेकर शुरू हुए छोटे से विवाद के बाद अब तक दर्जनों घर फूंके जा चुके हैं। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद जी के एंट्री के बाद यह स्पष्ट हो गया कि लालू यादव जो 90 के दशक में जातिवाद उन्माद फैलाते थे, वो पूरी स्थिति फिर से बनने लगी। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को भी तैयार रखा गया है, ताकि आगजनी के समय आग पर काबू पाया जा सके। पुलिस सारे पहलुओं पर जांच करेगी, किसी भी अभियुक्त का क्या पक्ष रहा है, उसका क्या आपराधिक इतिहास रहा है, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है, और इस क्रम में अगर कोई और जानकारी मिलती है तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। वहीं हिंसा के बाद अब पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस ने मारपीट और आगजनी में शामिल रहे 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि हिंसा में कहीं लाइसेंसी हथियारों का प्रयोग तो नहीं किया गया है। लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग किए जाने की भी बात प्रकाश में आ रही है। मैंने ये कहा, और अगर लाइसेंसी हथियार हैं तो उनको जब्त कर उनके लाइसेंस को कैंसिल कराना, बाकी सारी चीजें वो भी प्रकाश में आएंगी। हालांकि पुलिस ये भी दावा कर रही है कि हालात काबू में है। वहीं इस हिंसा में 4 पत्रकारों के भी घायल होने की खबर है। अगर किसी पत्रकार बंधु को इस तरह की कोई दिक्कत हुई है, आप लोग ऑब्वियसली न्यूज कवर करने गए होंगे, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। पटना में हुए भारी बवाल के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बनाकर सीएम नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर भी सवाल उठा दिए हैं और बीजेपी ने दावा किया कि बिहार में जंगल राज फिर लौट आया है। इसको जंगल राज नहीं कहा जाएगा तो क्या इसको सुशासन कहा जाएगा? बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि उनसे बिहार ही नहीं संभाला जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चले आप देश के प्रधानमंत्री बनने, सबको जोड़ने के लिए, और बिहार संभाल नहीं रहा। बिहार भी कर रहा है, जनता अपराधियों से त्रस्त है। ये खौफ का माहौल है, खौफ का। इमरान खान के समर्थन में और शहबाज सरकार के खिलाफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक रैली निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में इमरान के समर्थक शामिल हुए, जो बाइक और कार पर सवार होकर विरोध जताने के लिए सड़कों पर निकले थे। सरकार विरोधी इस रैली में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बीच पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी ने कहा है कि जिस घटना के लिए इमरान खान पर केस चल रहा है, उसमें वो शामिल तक नहीं थे। दहशतगर्दी का पर्चा एक ऐसे वाक़े के ऊपर जिसमें इमरान खान मौजूद नहीं है, और जिस वाक़े के अंदर दहशतगर्दी तो दूर की बात, किसी ने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। वहीं इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद ने मरियम नवाज को चुनौती देते हुए कहा है कि 30 अप्रैल तक देश की सियासत का फैसला हो जाएगा। अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। इमरान खान ने 22 फरवरी से जेल भरो अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ शरीफ परिवार ने मोर्चा खोल रखा है। वहीं शहबाज सरकार के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान को बुज़दिल बताया है। इसके लिए पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान के जेल भरो आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये फिर मुल्क को उसी तरफ लेके जाएगा, क्योंकि इसका बुनियादी एजेंडा जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाना है। राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा।
वहीं नवाज शरीफ की बेटी और PMLN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इमरान खान को देश का सबसे बड़ा डकैत बताया और इस आरोप को नकारा कि शहबाज सरकार उनसे सियासी बदला ले रही है। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इसके केसेस सच्चे हैं, नवाज शरीफ की तरह सियासी केसेस नहीं हैं। मरियम ने इमरान के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चुनाव से नहीं डरती है। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी गठबंधन सरकार के मंत्रियों के निशाने पर आ गए हैं। आरिफ अलवी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से संबंध रखते हैं और उन्होंने इमरान खान की सलाह पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को खत लिखा था, जिसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आरिफ अलवी को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में काम करना चाहिए, न कि इमरान खान के प्रवक्ता के तौर पर। वो जो प्रेसिडेंट है इनका, उसकी आप शक्ल देखें, वो ऐसा मस्कीन है कि उसको बात करते देखें, लगता है कि अभी आपसे खैरात मांगेगा वो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी राष्ट्रपति आरिफ अलवी की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आरिफ अलवी अपनी संवैधानिक मर्यादाओं में रहें, राजनीति ना करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राष्ट्रपति को अपने नहीं तो अपने पद के सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। वैसे पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है और वहां राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी है। ऐसे में देश के परमाणु हथियार गलत हाथों में जाने की आशंका जताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि अगर शहबाज सरकार गिरी तो पाकिस्तानी सेना सत्ता पर कब्जा कर सकती है। पाकिस्तान में अराजकता फैलने पर उसके परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे ज्यादा खतरा भारत, अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों को हो सकता है। इसी डर के बीच इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रासी पाकिस्तान का दौरा करने पहुंचे। IAEA की टीम ने पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों का दौरा किया। IAEA की टीम ने परमाणु प्रतिष्ठानों के सुरक्षा का भी जायजा लिया। IAEA के प्रमुख ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। इस बीच कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने संकट से उबरने के लिए सलाह दी है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को खतरनाक स्थिति में जाने से बचने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। IMF ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वो सब्सिडी केवल गरीबों को ही दे और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्सिडी से अमीरों को फायदा हो। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उसके देश में ज्यादा कमाने वाले नागरिक टैक्स चोरी ना करें और ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करें। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान करने की जरूरत है। वहीं आगरा में आज से ताज महोत्सव की शुरुआत हो रही है। ताज नगरी आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज से ताज महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। 1 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हर दिन कई बॉलीवुड सिंगर्स शामिल होंगे। कड़ाके की ठंड के बाद अब उत्तर भारत में गर्मी महसूस होने लगी है। राजस्थान में पारा 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 50 किलो ओपियम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की कीमत 10 करोड़ से ऊपर आंकी जा रही है। यूपी की योगी सरकार जेलों में बंद खूंखार अपराधियों पर शिकंजा कसने जा रही है। सरकार ने सभी जेलों से टॉप 10 अपराधियों की सूची तलब की है, जिसके बाद अपराधियों पर मुख्यालय से भी 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकारों ने यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाया है। वो कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि देश अब समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अमित शाह के इस बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकार भारत के मुसलमानों को संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है। कोई भी सरकार UCC के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। अमित शाह के बयान को मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है।